हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान में हम लोग चर्चा कर रहे थे टी टेस्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग पूरा व्याख्यान ध्यान से सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनोवा, ANOVA। ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल एनोवा की या वन वे, एक दिश प्रसरण विश्लेषण की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है एनोवा का। टी टेस्ट जो हमने अभी तक पढ़ा था, जिसको समझने की कोशिश की थी, टी टेस्ट में समानतः हम क्या देखते हैं, दो समूह हमारे पास होते हैं, दो समूहों के बीच में हम सार्थक अंतर को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और सार्थक अंतर देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है। परंतु जो सिंपल और वन वे एनोवा होता है या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, ये यूज किस लिए होता है, जब हमारे पास दो या दो से अधिक समूह होते हैं, है ना। वेदर देर इज और दो से दो अधिक समूह है और हम ये देखना चाह रहे हैं वेदर देर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन और मोर मीन्स एट अ सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी लेवल। प्रोबेबिलिटी लेवल आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सार्थकता का जो संभावना स्तर होता है, उस स्तर पर जो समूह है, उन समूहों के बीच में सार्थक अंतर है या नहीं। तो दो है तब तक तो आप टी टेस्ट आसानी से लगा के अंतर देख रहे थे, परंतु दो से अधिक समूह है तो ऐसी स्थिति में आप टी टेस्ट से डायरेक्ट आप सार्थक अंतर नहीं देख सकते। परंतु इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो वो पहले यहाँ पे चीज समझ लीजिए कि जब आपके कोई भी आप अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन में आपके पास तीन समूह है, तीन से ज्यादा समूह है, तो ऐसी स्थिति में आपको एनोवा यूज करना ज्यादा सही होगा। या ज्यादा एप्रोप्रिएट एनालिसिस टेक्निक कौन सी है इसके लिए, एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। जब आप दो या दो से अधिक ना तीन तीन से अधिक समूह है, ग्रुप है, तो उनको आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए आप एनोवा यूज करेंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है। परंतु इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप यहाँ पे टी टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं, है ना। टी टेस्ट लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे पिछले व्याख्यान में हम लोग चर्चा कर रहे थे, टू पोस्ट टेस्ट मीन्स इन द टी टेस्ट थ्री और मोर पोस्ट टेस्ट, है ना, मीन्स इन एनोवा आर अनलाइकली टू बी आइडेंटिकल, है ना। जब तीन से ज्यादा समूह हो रहे हैं तो वहां पर नो डाउट एनोवा तो अच्छी है ही, परंतु यहाँ पर एक सामान्यतः एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम टी से क्यों नहीं देख सकते। देख सकते हैं, टी लगाकर भी आप इनके मीनिंग में सार्थक अंतर देख सकते हैं, है ना। क्योंकि सार्थक अंतर में हमको क्या देखना पड़ता है कि जो भी हमें डिफरेंस मिल रहा है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर बाई चांस डिफरेंस हो रहा है ना, ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। ना जो त्रुटि है, त्रुटियों के कारण, आदर्श चयन त्रुटि के कारण तो नहीं हो रहा कहीं, है ना। परंतु इस यहाँ इसका आंसर तो यही है कि अगर आपका तीन या तीन से अधिक समूह है तो आप एनोवा यूज करेंगे। और एनोवा में हमेशा हम एफ रेशो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, एफ रेशो। एफ रेशो इज कंप्यूटेड। ठीक है। एनोवा देखने के लिए जैसे टी टेस्ट के लिए टी टेबल देख के हम कर देते हैं, यहाँ पर एफ रेशो निकालते हैं, टी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे एफ रेशो निकाला जाता है। ठीक है। परंतु वो आप जैसे के दिमाग में बात आ रही है कि हम टी को कंप्यूट करना चाहते हो, टी के द्वारा भी कुछ लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो नाउ जस्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी कैन नॉट जस्ट कंप्यूट अ बंच ऑफ टी टेस्ट। हम क्या करें, एक ही टी टेस्ट नहीं लगाए, एक ही स्टडी के लिए हम बहुत सारे टी टेस्ट लगाकर हर पेयर के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देखें, है ना, कर सकते हैं, बट इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, है ना। और आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उतना एक्यूरेसी उसमें नहीं होगी। ठीक है ना। aside from some statistical problems concerning resulting distortion of our probability level, it is more convenient to perform one way ANOVA than to perform several t-tests। बहुत सारे t-tests लगाते समय आप
दो समूह के बीच में तो सार्थक अंतर देख लेते हैं, परंतु उसी के द्वारा आप सब जितने भी हमारे ग्रुप हैं उन ग्रुपों में अंतःक्रियात्मक प्रभाव देखने में असफल रहते हैं। इंटरेक्शनल इफेक्ट आप नहीं देख पाते। उसके लिए आपको हर हालत में एनोवा ही लगाना होगा, और एनोवा से आपके पास जो रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं इन कंपैरिजन टू टी टेस्ट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को देखिए कि टू एनालाइज फोर मीन, आपके पास मैंने दिए हुए, आपके पास चार मध्यमान है, दो चार समूह के चार मध्यमान है। अगर आप टी टेस्ट के द्वारा चारों में सार्थक अंतर देखते हैं तो आपको 6 सेपरेट टी टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो दैट मीन 6 सेपरेट टी टेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे x⁻1 माइनस x⁻2, है ना, पहला एक निकाला अपन ने, फिर दूसरे का अपन ने x और 3 के बीच में, x3 के बीच में निकाला, फिर तीसरा हमने निकाला x1 और x4 के बीच में निकाला, फिर आपने चौथा निकाला x2 और x3 के बीच में, है ना, फिर पांचवा निकाला x2 x4 के बीच में। इसी प्रकार से आप छठा 6 वाला निकालेंगे x⁻3 माइनस x⁻4, है ना। इस तरह से आपको जो एनालिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा वो कितने लगाने पड़ेंगे, 4 लगाने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप एनोवा लगाते हैं तो आपको केवल सिंगल एनोवा टेस्ट से आप पूरा डिफरेंस देख सकते हैं। आप आसानी से वहां पर इंडिविजुअल इफेक्ट भी देख सकते हैं और ज्वाइंट इफेक्ट भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल इफेक्ट मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत सार्थक अंतर भी देख सकते हैं दो समूह के बीच में। और इंटरेक्शनल इफेक्ट मतलब अंतःक्रियात्मक प्रभाव भी दोनों समूहों के बीच में क्या अंतर है उसको भी आप देख सकते हैं। किसके द्वारा, एनोवा के द्वारा। एनोवा इज मच मोर एफिशिएंट एंड कीप द एरर रेट अंडर कंट्रोल। जो एरर रेट है वो आपके अंडर कंट्रोल होती है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं और एरर भी आपके पास कम आएगी। इतनी बात समझ में आई एनोवा का अर्थ क्या होता है। एनोवा टी टेस्ट, किन स्थितियों में टी टेस्ट को लगाना चाहिए, किन स्थितियों में आप एनोवा लगाएंगे, एनोवा ज्यादा बेहतर होगा, क्यों होगा, उसको हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके कंसेप्ट की बात। कंसेप्ट ऑफ एनोवा समझने की कोशिश करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या इसका प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे टोटल वेरिएशन, या इसको अपन बोले वेरिएंस, प्रसरण। वेरिएशन और वेरिएंस मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रसरण। प्रसरण किस चीज का, ऑफ स्कोर्स, जो प्राप्तांक है तो उनका कुल जो प्रसरण है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सोर्सेस, है ना। दो सोर्सेस के द्वारा हम इस चीज को देख सकते हैं। दो सोर्सेस होते हैं, पहला होता है ट्रीटमेंट वेरिएंस। दो प्रकार के वेरिएंस होते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट वेरिएंस जिसको आप कहते हैं उपचार प्रसरण। ठीक है ना, ये किसके बीच में होता है, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स कॉज बाय द ट्रीटमेंट ग्रुप। दो समूह है ना, या दो से अधिक समूह है, उनमें हम जो भी उपचार दे रहे हैं, अलग अलग तीनों समूह को अलग अलग उपचार दे रहे हैं, उसके द्वारा जो हो रहा है कॉज बाय ट्रीटमेंट ग्रुप्स के कारण जो वेरिएंस आ रहा है, प्रसरण आ रहा है, वो क्या कहलाता है, ट्रीटमेंट वेरिएंस, उपचार प्रसरण। इतनी बात समझ में आ गई, पहला सोर्स हो गया। दूसरा होता है एरर वेरिएंस, जिसको कहते हैं त्रुटि प्रसरण। त्रुटि प्रसरण मतलब ये किसके बीच में होता है, वेरिएंस विद इन ग्रुप्स। जो समूह है, तीन समूह या चार समूह है, उन समूह के बीच में जो वेरिएशन से, वेरिएंस से, प्रसरण से जो त्रुटि आ रही है उसको कहते हैं त्रुटि प्रसरण। इतनी बात समझ में आई। द टोटल वेरिएशन और वेरिएंस ऑफ स्कोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सोर्सेस। ट्रीटमेंट वेरिएंस, treatment variance is a variance between groups caused by the treatment groups, and second one is error variance, variance within groups। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इस चीज को समझें, जो आप एनोवा कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें आ रेशो इज फॉर्म, हमेशा एक रेशो बनता है जिसे आप कहते हैं एफ रेशो। क्या कहते हैं उसको, एफ रेशो, या हिंदी में आप कह सकते हैं एफ अनुपात। ठीक है ना, विथ ट्रीटमेंट वेरिएंस, है ना, जो उसमें जो उपचार प्रसरण होता है एज द न्यूमरेटर, आप हिंदी में कहते हैं अंश। ठीक है, ऊपर आता है, आप जब डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर, है ना। तो ऊपर क्या होता है, ट्रीटमेंट वेरिएंस, और एरर वेरिएंस जो होता है वो डिनोमिनेटर, हर के रूप में होता है। हिंदी में कहते हैं डिनोमिनेटर को हर। ये होता है वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, जो समूह उनके बीच का। तो इससे अपन भागित करते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट वेरिएंस भागित बाय एरर वेरिएंस, है ना। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट वेरिएंस आपका हो गया न्यूमरेटर और एरर वेरिएंस हो गया डिनोमिनेटर। इनसे जो रेशो बना उसे क्या कहते हैं हम, एफ रेशो।
ठीक है, जिसके द्वारा आप फिर एनोवा को टेस्ट करते हैं कि वो सार्थक अंतर उसमें रेशो जो है वो सार्थक है या नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? इट इज एज्यूम्ड, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं दैट रैंडमली फॉर्म ग्रुप, जो भी हमने समूह बनाए हैं ना, जो भी आप समूह बना रहा है रिसर्चर, शोधकर्ता, वो किससे ग्रुप बनाया, उसने रैंडमली या आच्छादित विधि द्वारा चुने ना, जो भी पार्टिसिपेंट उसने चुनाव किया है, वे सभी पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी कैसे हैं, रैंडमली या आच्छादित विधि से चुने हुए, are essentially the same at beginning of the study on the measures of dependent variable, है ना। तो जब आप आश्रित चर चुन रहे हैं, है ना, शुरुआत में, तभी तक आपने जब कुछ समूह बनाए, तो समूह में जितने भी आपके प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को आपने कैसे चुना है, यादृच्छिक विधि द्वारा चुना है, रैंडमली, है ना। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एट द एंड ऑफ द स्टडी, जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने, आपके पास स्कोर्स आ गए, आपके पास टैबलेट स्कोरिंग करने के बाद, तो आप क्या करते हैं, वी डिटरमाइन वेदर द वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स डिफर फ्रॉम द एरर वेरिएंस बाय मोर देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस। ठीक है, अब एक शोधकर्ता को क्या दिखना होता है, ये जानने की आवश्यकता होती है कि जो प्रसरण है, समूह के बीच में जो प्रसरण है, वो प्रसरण में जो अंतर आ रहा है, वो एरर वेरिएंस जो है बाय मोर देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, क्या उससे, उस चांस से भी ज्यादा है। ठीक है ना, इस चीज को हमको क्या करना है, चेक करना है, निर्धारण करना है उस बात का। ठीक है, अब निर्धारण कैसे करेंगे इसको आप, इन अदर वर्ड्स, इसी बात को आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, इफ द ट्रीटमेंट वेरिएंस इज सफिशिएंटली लार्जर, अगर आपने जो उपचार दिया हुआ उपचार समूह है, उसके जो स्कोर आपके पास आए हैं, और एक दूसरा समूह जिसको आपने उपचार नहीं दिया है, उससे क्या हो रहा है, सफिशिएंटली लार्जर देन एरर वेरिएंस, है ना, त्रुटि प्रसरण से वो क्या है, काफी बड़ा अंतर आ रहा है। आ सिग्निफिकेंट एफ रेशियो रिजल्ट्स, आपके पास परिणाम क्या आता है, एफ रेशो सार्थक रूप से बढ़ा हुआ आता है। ठीक है ना, तो द नल हाइपोथेसिस, ऐसी स्थिति में जब आपके पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है आपको 0.01 लेवल पर, तो ऐसी स्थिति में आप नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे, इज रिजेक्टेड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आपने बनाई थी शून्य परिकल्पना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, वो अस्वीकार हो जाएगी। It is concluded that the treatment had a significant effect on the dependent variable. तो यहाँ पे शोधकर्ता क्या चीज कंक्लूड करता है, वो ये निष्कर्ष निकालता है कि जो भी हम उपचार दे रहे हैं, उस उपचार का हमको सार्थक प्रभाव मिला, किस पे मिला, आश्रित चर पर। ठीक है, तो जो भी हम जो उपचार दे रहे हैं उसका सार्थक प्रभाव मिला, कब, जब हम बोलते हैं, जब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कब करेंगे, जब हमारा एफ रेशो आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, वो क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंटली हायर है, बड़ा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, इफ ऑन द अदर हैंड, अब देखिए दूसरे इसमें देखें अपन, दूसरा पक्ष इसका देखें, एक पक्ष तो हो गया कि बहुत अधिक सार्थक अंतर मिल रहा है, परंतु दूसरा पक्ष क्या है, द ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, या डू नॉट डिफर बाय मोर देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस, है ना। आपने कैलकुलेशन किया और देखा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी वो उतने कम हुआ, उसमें सार्थक अंतर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो एफ रेशो क्या होगा, एफ रेशो जो परिणाम आया आपके पास, एफ अनुपात आया, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सार्थक नहीं है। जब सार्थक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो आपने शून्य परिकल्पना बनाई है, उस शून्य परिकल्पना को आप क्या करेंगे, इज नॉट रिजेक्टेड, अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेड वर्ड यूज नहीं किया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, इज नॉट रिजेक्टेड, रोज अस्वीकार नहीं होती है। ठीक है, इसी बात समझ में आ रही है। ये दूसरा पक्ष हो गया, एक दफा जहां पर सार्थक अंतर मिला, दूसरा पक्ष है जहां सार्थक अंतर नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेगा, एक शोधकर्ता को ध्यान होना चाहिए, द ग्रेटर द डिफरेंस द लार्जर द एवरेज, जितना अधिक सार्थक अंतर मिलेगा, जितना बड़ा डिफरेंस होगा, जितना बड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, उतना ही बड़ा हमारे पास एफ रेशो या एफ अनुपात की संख्या आएगी। ठीक है, to determine whether the F ratio is significant, consult the F table। जैसे हम लोगों ने टी टेस्ट पढ़ते समय बात की थी कि जो हमारे पास टी का मान आता है, उस टी के मान को हमको सिग्निफिकेंट है, सार्थक है या नहीं देखने के लिए टी टेबल कंसर्न करनी पड़ती थी, है ना। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज को देखने के लिए हमको एफ टेबल, एनोवा में क्या यूज करना पड़ता है, हमको एफ टेबल देखनी पड़ती है
क्या देखने के लिए कि हमारे पास जो भी एफ रेशो आ रहा है या एफ अनुपात आ रहा है वो एफ अनुपात सार्थक है या नहीं। वो किसी से कंफर्म होगा? वो कंफर्म होगा आपकी टी रेशो, टी टेबल से। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द प्लेस करस्पॉन्डिंग टू द सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी लेवल, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपने प्रोबेबिलिटी लेवल सिलेक्ट किया हुआ है कि आप 0.05 लेवल पे देखना चाहते हैं या 0.01 पे देखना चाहते हैं, तो जो भी एक शोधकर्ता ने चुनाव किया हुआ है उस स्तर पे वो उस टेबल में से, एफ टेबल में से कंफर्म करेगा। और ये किस पे होता है, एंड एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको क्या स्वतंत्रता का अंश भी निकालना होता है। ठीक है, वो तय कर रहा है पहले कौन किस लेवल पर देखना है और स्वतंत्रता का अंश कितना है, जो उसके समूह है उन समूहों के ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है एफ रेशो में, द डिग्री फ्रीडम फॉर द एफ रेशो आर द फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें जब आप देख रहे हैं एफ रेशो में। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज पहले क्या होगी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और साथ ही साथ हर ग्रुप में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्रत्येक समूह में प्रतिभागी कितने हैं। ठीक है, कितने आपने सैंपल साइज कितना कितना लिया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि आपके पास जो भी एफ अनुपात आया है उस एफ अनुपात का सिग्निफिकेंट स्तर देखने के लिए आप उसको एफ टेबल को यूज करेंगे। ठीक है, और एफ रेशो में का देखते समय आप जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया, नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए, तो दोनों चीजें, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं आपके पास और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि समझने की कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को आप जब गणना करते हैं, ठीक है, प्रसरण विश्लेषण की, तो उसके लिए कौन कौन से पद स्टेप्स हैं और उसके क्या फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस दिमाग में उस चीज को आप बिठा लेंगे कि ये स्टेप्स है, हमको ये चीजें निकालनी। ठीक है, तो स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। ठीक, सबसे पहला काम आप करेंगे, आपने, आपके पास ग्रुप बन गए, आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, आपने उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कर ली और आपके पास स्कोर्स आ गए। तो आपके पास सबसे पहला काम करेंगे आप संशोधन करेंगे, करेक्शन। करेक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है सी। ठीक है, सी फॉर करेक्शन, संशोधन। टू फाइंड द करेक्शन ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना, जो एनोवा है उस एनोवा का हम करेक्शन निकालने के क्या करते हैं, देखिए इस चीज पे ध्यान देंगे। फाइंड द सम ऑफ स्कोर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके सारे ग्रुप्स में जो स्कोर्स है उन सारे ग्रुप्स में स्कोर्स को आप उनका जोड़ निकालेंगे, सम निकालेंगे। फिर स्क्वायर दैट सम, जो आपका सम आया है, जोड़ आया है, उस जोड़ का आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो है एन से आप उसको डिवाइड करेंगे, उसको भागित करेंगे। ठीक है, तीन बातें मैंने बोली। पहली बात आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपके ग्रुप में स्कोर है उन स्कोर को स्वयं सम करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप दूसरे दो सेकंड रो में आप उसको स्क्वायर करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास एन है, टोटल साइज है, उससे आप उसको भागित करेंगे। ठीक है, तो द वैल्यू फाइंड इन दिस मैनर इज कॉल्ड इज द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है सी इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी बताया जितने भी आपके पास स्कोर है ना, तो यहाँ पर क्या है, समेशन x1, समेशन x2, समेशन x3, समेशन x4, अगर चार समूह है ना, एक समूह, दो समूह, तीन समूह, चार समूह, है ना, तो ज्यादा भी हो सकते हैं तक। इसको आप किससे भागित करेंगे, कुल संख्या से। तो आपने अलग अलग समूह को आपने क्या किया, उसका आपने सम किया, जोड़ा उसको, और उसको एन से भागित किया। फिर आप क्या निकलेगा, यहाँ इजिकल टू समेशन एक्स स्क्वायर भागित एन। ठीक है, जो समेशन निकला उसका आप स्क्वायर करेंगे एन। सी इजिकल टू, जैसे मैंने बताया, समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3 प्लस समेशन x4, जितने समूह है ना, आपके पास दो है तो दो है, या तीन है, चार है ना, ये अब बहुत ज्यादा है तो समेशन एक्स एन। ठीक है, आपने सबका जोड़ किया, सम किया, और एन से एन लिया साथ में और उसको एन से भागित किया। ठीक है ना, ये सब 1 2 3 4 क्या है, अलग अलग समूहों के ग्रुप है। ठीक है, अलग अलग समूह। फिर आप क्या क्या निकला इसका, समेशन एक्स स्क्वायर, जो भी आपका योग आया, कुल योग आया, उसका आपने वर्ग किया, स्क्वायर किया, और उसको टोटल नंबर ऑफ एन से आपने डिवाइड किया।
ठीक है। तो ये से मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या हो गया, समेशन x1 स्क्वायर समेशन प्लस समेशन x2 स्क्वायर, ये सब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट सेकंड ग्रुप। ठीक है ना, इससे जितने भी ग्रुप उन समूहों का क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्कोर, जो भी आपने स्कोर का सम किया था उसका टोटल स्कोर किया, और एन क्या, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स ऑफ ऑल ग्रुप्स, जितने भी समूह उन समूहों का कुल पार्टिसिपेंट्स उसमें इतने हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। दूसरी चीज आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप निकालेंगे समस्त वर्गों का योग, आपको निकालना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टोटल एस एस। एस फॉर होता है सम और दूसरे एस का होता है स्क्वायर, है ना। जो भी टोटल आपके पास स्क्वायर आया उन सबका जोड़, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इस स्टेप में क्या करना है आपको, जो स्कोर्स है, द स्कोर ऑफ ईच ग्रुप आर फर्स्ट स्क्वायर, सारे स्कोर्स को आपको स्क्वायर करना है, जितने भी आपके स्क्वायर है 1 2 3 4 5, आप उनका आपने क्या किया, अलग अलग सेपरेट आपने उसको स्क्वायर किया, उसका वर्ग निकाला, देन द स्क्वायर ऑफ ईच ग्रुप ना, सारे ग्रुप के स्क्वायर को आपने जोड़ा, एडेड टुगेदर, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज, जो संशोधन की वैल्यू आई, करेक्शन की जो वैल्यू आई, उसको आप क्या करेंगे, उसमें से घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सम। तो फॉर्मूला क्या हो गया टोटल एसएस का, समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर, जस्ट आपके कितने भी समूह हो सकते हैं, समेशन एक्स एन स्क्वायर। इन सबको आपने क्या किया, स्क्वायर जो आपके पास आए थे सारे समूह के प्रत्येक इंडिविजुअल स्कोर के वर्ग का जोड़, उसमें से आपने उन सबको जोड़ने के बाद उसको किस चीज माइनस माइनस करेंगे, उसमें से आप करेक्शन का जो मान आपके पास मान वैल्यू आई थी उसको उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है। तो ये समीशन x1 स्क्वायर समीशन x2 स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्कोर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड ग्रुप, एंड सी इज करेक्शन। इतनी बात समझ में आ रही, चलिए ठीक है। तीसरी बात, पहला आपने पहला करेक्शन निकाला, दूसरा आपने कैलकुलेट किया टोटल सम ऑफ स्क्वायर, कैलकुलेट किया निकाला आपने, फिर तीसरी चीज आप कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, समूहों के मध्य वर्गों का योग, समूह के इकाइयों के अंतर्गत वर्गों का योग आप निकालेंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या करें, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, जिस यहाँ पर बिटवीन ग्रुप एसएस कहलाता है, अगर दो समूह है तब बिटवीन, है ना, और दो समूह के बीच में जब हम देख रहे हैं तो बिटवीन, और फिर जब हम जितने भी समूह है, दो से ज्यादा है, तीन है, चार है ना, तो पहले दो दो के बीच में देख रहे हैं, फिर सारे के बीच में इकट्ठा देख रहे हैं। ठीक। तो इन दिस स्टेप द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच ग्रुप इज स्क्वायर। पहला काम क्या किया आपने, जो स्क्वायर है आपके प्रत्येक समूह के, उसको आपने स्क्वायर किया, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, आपने एन से उसको डिवाइड किया इन दैट ग्रुप्स। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस कैलकुलेशन फॉर ईच ग्रुप, द वैल्यू ऑफ सी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज। when there is a two group, दिस इज कॉल्ड बिटवीन एसेस, जब दो ग्रुप के समूह के बीच में देख रहे हैं तो बिटवीन एसेस कहलाएगा, परंतु जब आप उसको दो से अधिक समूह के बीच में देख रहे हैं, मोर देन टू ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड अमंग एस एस। ठीक है। तो बिटवीन एसेस का फॉर्मूला और अमंग एसेस का फॉर्मूला क्या है, एक सा ही रहता है, समेशन x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, समेशन x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, समेशन x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3। इस तरह से समूह आपके ज्यादा है तो आगे बढ़ता जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ लिखा हुआ समेशन xn स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, है ना, तो साइज आपको जितना है टोटल वो आ जाएगा, माइनस सी, क्या करना है, करेक्शन को उसमें से माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, बिटवीन एसएस और अमंग एसएस को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये आपने तीसरी चीज निकाली। फिर चौथी चीज आप कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो समूह समूह के बीच में जो सम है स्क्वायर से उनका आप योग निकालेंगे, समूह के मध्य वर्गों का योग ज्ञात करेंगे विद इन एस एस, और एरर वेरिएंस भी कहते हैं, है ना, समूह के बीच में का एस एस हो गया है, या इसको हम त्रुटि प्रसरण भी कह सकते हैं। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द बिटवीन एस एस वैल्यू फ्रॉम द टोटल एस एस वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने जो मान अभी ज्ञात किया था उसी मान को सो आप इसमें से देखकर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये विद इन एस एस इजिकल टू टोटल एस एस माइनस बिटवीन एस एस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आप इतना काम कर लेंगे,
इसके बाद आपको करना पड़ेगा, आपके पास जो समूह है उन समूहों के आधार पर और जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उनके आधार पर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अंश का निर्धारण करेंगे। ठीक है, डिग्री डीएफ मतलब स्वतंत्रता का अंश या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये क्यों जरूरी होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना, स्वतंत्रता का अंश ज्ञात होना क्यों जरूरी है? जब सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करना होता है कि हमारे पास जो भी एफ रेशो आ रहा है वो सार्थक अंतर है या नहीं, उसके लिए हमारे जरूरी है कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। इट इज नेसेसरी टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ एफ रेशो ऑब्टेन्ड इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इन दिस प्रोसेस ईच टर्म हैज इट्स ओन फॉर्मूला, है ना। अलग अलग टर्म के लिए जो हमने अलग अलग टर्म देखे उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग समूह के लिए, ठीक है ना। और फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे फॉर्मूला फॉर द बिटवीन टर्म, जब दो समूह के बीच में दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, k-1। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, के इज अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप। जो भी उपचार वाले समूह है, आपका एक समूह है, दो समूह है, तीन समूह, जितने भी समूह है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ट्रीटमेंट ग्रुप को। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है विद इन टर्म। विद इन टर्म के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है n-k। इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इस बात को, n-k। तो यहाँ पर n क्या है, n इज अ टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज, जितना समूह है, सैंपल है हमारे पास वो पूरा n है, और k आपको मालूम है ये ट्रीटमेंट ग्रुप है। ठीक है, तो n इज टोटल सैंपल साइज, k इज स्टिल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप्स फॉर द टोटल टर्म, है ना। आप टोटल टर्म का जब आप निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसका होता है n-1। जो टोटल सैंपल साइज है उसमें से सिंपल आप 1 को माइनस करेंगे। तो तीन फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, k-1, दूसरा यूज कर रहे हैं n-k, और तीसरा यूज कर रहे हैं n-1। ठीक है, इतनी चीज तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आ गई, परंतु एफ रेशो के लिए हमको ये बात मालूम होना चाहिए, एम एम फॉर मीन और एस फॉर स्क्वायर। मीन स्क्वायर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मीन स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, is found by dividing each sum of square by its appropriate degree of freedom। उस समूह की जितनी भी उस टर्म की जितनी भी स्वतंत्रता का अंश है उससे हम भागित करते हैं। ठीक है, तो एम एस इजिकल टू क्या हो जाता है, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस चीज को जब भी मैं अभी एग्जांपल से आपको बताऊंगी तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तीसरी छठी बात आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको समरी टेबल बनानी है। ठीक है, समरी टेबल बनाने के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी में से कहते हैं समरी टेबल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं प्रसरण विश्लेषण सारांश तालिका। कैसे बनाएंगे, बनाना, तो सबसे पहले भाग में आप लिखते हैं सोर्स ऑफ वेरिएंस, है ना। यहाँ पर जो भी प्रसरण के जो स्रोत है उनको आप लिखते हैं। प्रसरण के स्रोत होते हैं, पहला जैसे अपन बात कर रहे थे बिटवीन, समूह के बीच में, दो समूह के बीच में दिख रहा है, फिर समूह के बीच में दिख रहा है विद इन, और टोटल मतलब कुल। तो तीनों के मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना बताया है ना। बिटवीन के लिए आपको मैंने बताया k-1, विद इन के लिए बनाया मैंने बताया मैंने n-k, और टोटल के लिए n-1 है। और ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर, सबका आपने कैलकुलेट किया। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल लेंगे लिख के, एमएस मैंने अभी आपको बता दिया, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर आप जब उसको भागित करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ रेशो। ठीक है, इसको भी उदाहरण से हम समझते हैं तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से समझ में, एक एक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आप क्या करते हैं, चेक सिग्निफिकेंस लेवल, सार्थकता की जांच करते हैं। और सार्थकता की जांच करने के लिए जैसे मैंने अभी बताया था, आपको किस चीज की जरूरत होती है, आपको एक टेबल की जरूरत होती है। उसको अपन क्या कहते हैं, अपन टी एफ टेबल, क्या कहते हैं उसको, एफ टेबल कहते हैं उसको। ठीक है, तो एफ टेबल चेक द रिजल्ट एट 0.05 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और 0.01 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों स्तर पे आप उसको चेक कर सकते हैं, है ना। आपका जो सार्थकता का जो विश्वास स्तर है, आप 0.05, जहां पर कि आप 5 गलतियों को लेके चल रहे हैं, और दूसरा आप ले रहे हैं 0.01, जहां पर आप एक गलती को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बताई हुई है। ठीक है, इस टेबल को हम जब एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे, ये टेबल बिल्कुल वैसे ही जैसे टी टेबल के लिए मैंने बताया था। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए हुए एंड साइज, ठीक है, और यहाँ पर आप 1 2 3 4 आप किस लेवल पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो दिया हुआ P 0.05 पर एन साइज कितना है, ये दिया हुआ 1 2 3 4 5, ये एन दिया हुआ है, और ये अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आप चेक करेंगे। इसको कैसे देखते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने फ्रॉम द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप।
फाइंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स यूजिंग एनोवा एट द 5% कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको इस क्वेश्चन में सवाल में पूछा गया सिर्फ 5% आत्मविश्वास के स्तर पर आपको सार्थकता का स्तर दिखना है और एनोवा लगाने, सार्थक अंतर है या नहीं उन सबों के बीच में। ठीक है, तो ये आपके सामने नंबर दिए हुए, इसको टेबल दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप दिए हुए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ही समूह लिए हैं समझने के लिए। दो से अधिक समूह भी हो सकते हैं। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया था पहला काम, है ना, तो ये एक्स है स्कोर और ये x2 है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सी निकालेंगे, करेक्शन। ठीक है, तो आपने मैंने यहाँ पर आप सबसे पहला काम बताया था कि सी निकालने के लिए आपको जो इंडिविजुअल स्कोर दिए हुए थे 8 7 6 5 4 5 9 7, इन सबको आप क्या करेंगे, सबको आपने स्क्वायर किया। तो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36। तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल स्कोर को आपने स्क्वायर किया। ठीक है, दूसरे समूह के जो स्कोर है 6 7 5 4 3 2 7, इसको भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले जो आपका समूह है उस समूह को आपने जोड़ा, सम निकाला, जोड़ निकाला, तो कितना आया, 50 आया। इसको आपने स्क्वायर किया। ठीक है, सॉरी, अभी आपने इसको जोड़ निकाला, और तो ये पहले समूह का सम हुआ, ये दूसरे समूह का सम हुआ 34, और ये तीसरे समूह का सम हुआ। इसको जब आपने स्क्वायर किया तो कितना आया, 335। और तीसरे जो आपने दूसरा समूह था, उस समूह को जब आपने स्क्वायर किया तो कितना आया, 118। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपके पास, ये 118, सॉरी 188। तो ये आपका निकला है, पहले एक समूह का आपका सम हुआ, दूसरे समूह का सम हुआ, फिर पहले समूह का ये वर्ग आपने निकाला, फिर दूसरे समूह का वर्ग निकाला। तो इनका कहता हुआ, पहले का समूह का सम हुआ 50, दूसरे का हुआ 34, और जब आपने पहले समूह का वर्ग किया तो कितना आया है वो, 332, मतलब 332, और दूसरे समूह का जब वर्ग किया तो 188। ठीक है, अब एन दिया हुआ है, पहले समूह का कितना दिया हुआ है, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेकंड समूह में कितने समूह है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपने सी निकालने के लिए डायरेक्शन सी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या किया आपने, पहले समेशन फॉर्मूला आपके सामने था, जैसे अभी मैंने बताया था आपको ऊपर ही, है ना, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ था। इस फॉर्मूले में आपने इस वैल्यू को रखा, दो समूह है तो समेशन x1 प्लस समेशन x2 किया, और डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर दिया हुआ 50 प्लस 34। ठीक है, इन दोनों को पहले जोड़ा, और दोनों जोड़ने के बाद उसको हमने वर्ग किया, है ना। और n जो है कितना हुआ, 8 और 7, तो 8 प्लस 7 किया यहाँ पर। तो जब आपने इन दोनों को जोड़ा 50 प्लस 34, उसको स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 7056। ठीक है, और टोटल 8 और 7 को प्लस किया तो कितना आएगा, 15। तो 7056 को जब आप भागित करेंगे 15 से तो कितना आएगा, 50 से डिवाइड करने पर 470.4। तो ये क्या वैल्यू आई आपके पास, सी आई। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ये आपने सी कैलकुलेट किया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, सी निकाल लिया अब आपने। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज निकालनी है, टोटल एस एस, है ना, सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ था, है ना। तो इसमें से टोटल आप जब इसको स्क्वायर करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल वर्गों को उनको जोड़ लेते हैं, और उसमें से सी को माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखा, टोटल एस एस इक्वल टू समेशन x1 स्क्वायर, पहला समूह का स्क्वायर, फिर दूसरे समूह का स्क्वायर। दो समूह है तो दोनों समूह का हमने लिया, माइनस सी किया इसमें से। तो पहले समूह को कितना था स्क्वायर, 332, 332, और दूसरे समूह का स्क्वायर आता है 188, 188, 188। इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो प्लस करने से कितनी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे कल लिखेंगे दोनों को जोड़ने के बाद। और यहाँ पर ये 520, कितनी वैल्यू आई आपके पास, 520, माइनस आपने सी किया, सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी अभी, कितनी आई थी, 470.4। तो इसको माइनस किया, तो माइनस करने के पास कितनी वैल्यू आएगी, 520 में से 470.4 किया तो 49.6 आपके पास आंसर आएगा। 49.6 क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एस एस, टोटल एस एस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
तीसरी चीज आपको निकालना है बिटवीन एस एस। बिटवीन एस एस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना, या आप ऊपर देखेंगे इसमें। बिटवीन एस एस निकालने के लिए आपको क्या करना था, समेशन एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन, समेशन एक्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू, है ना। जितने भी हैं ग्रुप उनको आप निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने उस फॉर्मूले को रखा और माइनस सी किया। इसमें से भी हमको क्या करना है, संशोधन को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले समूह में समेशन एक्स कितना था 50, उसको स्क्वायर किया। एन कितना था फर्स्ट समूह का 8, है ना, प्लस जो दूसरा समूह था उसका टोटल आया था 34, इसको स्क्वायर किया और टोटल डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ एन से, मतलब 7 से, और माइनस 470.4, ये 470 क्या आपके पास सी है। ठीक, आपने जब इसको 50 को किया स्क्वायर, है ना, और 8 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 312.5। फिर 34 को आप स्क्वायर करेंगे, 34 इंटू 34 और डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आएगा आपका 165.142। ठीक है। अब इस दोनों वैल्यू को प्लस करने के बाद उसमें से माइनस क्या करेंगे, 470 को माइनस करेंगे, 470.4 को, और आपके पास आंसर आएगा 7.242। तो ये वैल्यू क्या है, ये बिटवीन एस एस, वो टोटल एस एस था, ये बिटवीन एस एस आपने तीसरी कैलकुलेट की वैल्यू। ठीक है। इसके बाद आप काम करेंगे, विद इन एसएस कैलकुलेट करेंगे। विद इन एसएस का भी फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल एसएस माइनस बिटवीन एसएस। ठीक है ना, इसको आप ऊपर देखिए, ये दिया था विद इन एसएस सम ऑफ स्क्वायर, तो टोटल एसएस माइनस बिटवीन एसएस। ठीक है, आपने वैल्यू रखी, टोटल एसएस कैलकुलेट कर लिया आपने, बिटवीन एसएस भी कैलकुलेट कर लिया, तो 49.6 माइनस 7.242। जब आपने इसमें से माइनस किया 49 में से 0.6 में से, तो कितना हुआ 42.358। ये वैल्यू क्या आई, विद इन एस एस। ठीक है, आपने सी निकाल लिया, टोटल एसएस निकाल लिया, बिटवीन एसएस निकाल लिया, विद इन एसएस निकाल लिया, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अंश निकालना है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब आप दो समूह के बीच में देख रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, k-1। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो समूह लिए हैं, तो 2-1, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। ठीक है। फिर दूसरे आप निकालेंगे विद इन ग्रुप, है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा विद इन ग्रुप का, n-k। आपके जो समूह थे 8+7, 8+7 15, समूह का टोटल पार्टिसिपेंट नंबर कितना है 15, उसमें से आपने 2 को माइनस किया। ठीक है, के कितने हैं आपके पास समूह, दो अलग अलग समूह से दो हैं, इसलिए 2 को माइनस किया। तो 15 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 13। तो विद इन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपके पास 13। ठीक, फिर टोटल ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कुल समूह का स्वतंत्रता का अंश, तो एन बिल्कुल पार्टिसिपेंट उसमें से -1 करेंगे। टोटल एन आपका कितना है 8+7 15, 15 है, -1 करेंगे तो कितना आया 14। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया बिटवीन ग्रुप 1, विद इन ग्रुप 13 और टोटल ग्रुप 14। ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर बिटवीन, है ना, जब दो समूह के बीच में मीन स्क्वायर कितना है एमएस। एमएस कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एस एस बी, बिटवीन वाला जो सम ऑफ स्क्वायर है उसमें से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस करेंगे। और मीन स्क्वायर विद इन एम एस डब्ल्यू देखने के लिए सम ऑफ स्क्वायर एस एस डब्ल्यू, सम ऑफ एस फॉर सम और एस फॉर स्क्वायर, डब्ल्यू फॉर विद इन। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप में से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना। फिर जो वैल्यू आएगी उन वैल्यू को आप रखेंगे तो एफ रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इजिकल टू एम एस डी डिवाइडेड बाय एम एस डब्ल्यू। ठीक है, तो दैट मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर विद इन को डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास एफ रेशो आ जाएगा। इसी चीज को अब हम एग्जाम्पल जो हमने लिया है उस एग्जाम्पल से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समरी टेबल आपने बनाई, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, यहाँ समरी टेबल कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पर इसको वैल्यूज को यहाँ रखा। सोर्स ऑफ वेरिएंस, जो प्रसरण है उसके स्रोत, ये एस एस सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड टी एफ, मीन स्क्वायर, एफ रेशो और रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की आई थी 7.242। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है 1 आया था k-1, तो 2-1 तो 1 आया। और एमएस कितना है, जब आप इसको सी से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 7, 1 से आपने डिवाइड किया तो कितना आया 7.242, सेम वैल्यू आती है एमएस में, जो सम ऑफ स्क्वायर में आ रही है वो मीन स्क्वायर में भी आ रही है।
दूसरा आपने विदिन में कैलकुलेट किया 42.358 आया था एसएस, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की n-1, है ना। एन माइनस कितना आया था आपका, यहाँ पर टोटल एन था 15 और समूह कितने हैं, दो, तो 15 में से दो को माइनस किया, 15 - 2 तो कितना आया 13, है ना। जब आपने 42.358 को 13 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया 3.258। ये वैल्यू कैसे आ रही समझ में आ रहा है ना बात। यहाँ पे हमने इसको 1 से डिवाइड किया, इस वैल्यू को 13 से डिवाइड किया तो ये आया। फिर टोटल एन ये इतना है 40, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो जब हमने लिया तो हमारे पास आया एफ रेशो। 7.242 को आपने डिवाइड किया 3.258 से तो वैल्यू कितनी आई 2.2228, ठीक है। और इसको अगर हम एफ टेबल में देखते हैं तो ये 0.05 लेवल पे भी जितना हमको आवश्यकता है टेबल के अनुसार मान, उस मान से बहुत कम है, इसलिए ये नॉट सिग्निफिकेंट, सार्थक अंतर नहीं पाएगा, ठीक है। जब सार्थक अंतर नहीं पाया गया तो ऐसी स्थिति में आप परिकल्पना को क्या करेंगे, परिकल्पना को आप क्या करेंगे, इज नॉट रिजेक्टेड, है ना, अस्वीकार नहीं की जाती, है ना। अकॉर्डिंग टू द एफ रेशो टेबल एट 0.05% कॉन्फिडेंस लेवल विथ 1 बिटवीन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 13 विद इन ग्रुप। विद इन ग्रुप के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का था 13 और बिटवीन ग्रुप के लिए था डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, है ना। तो रिक्वायर्ड एफ रेशो कितना चाहिए 4.68, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए, मैंने आपको ये बताई थी टेबल, आप एफ टेबल को खोलेंगे आपको हर किताब में ये टेबल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख रहे हैं पहला वाला, उसमें कितना था 13 के लिए, ठीक, और 1 लेवल 13 ठीक है। और वहां पर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था 1, तो 1 पे आपने देखा कितना चाहिए 4.67 वैल्यू, ठीक है। और जबकि हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 2.22, है ना। द ऑब्टेन्ड एफ रेशो वैल्यू इन एनोवा summary table is 2.228, which is approximately half of the required F ratio value. जो F ratio value हमने ऊपर टेबल में कितनी देखी 4.67, है ना, उसकी जस्ट हाफ है, आधी है। तो therefore क्या कह सकते हैं हम, कंक्लूड कर सकते हैं इसलिए the null hypothesis is not rejected, जो हमने शून्य परिकल्पना बनाई थी वो सत्यापित नहीं होती, ठीक है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, अस्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो मीनिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप, जो समूह है उन दोनों समूह के बीच में भी कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, किस लेवल पर, एट द 5% कॉन्फिडेंस लेवल। तो नेट में नॉट सिग्निफिकेंट, जब 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट नहीं है तो 0.01 पर भी नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको इतनी बात। आप इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे, उन एग्जाम्पल्स को आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, कि थोड़ी से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप इस टेबल से, जब आप 0.01 लेंगे तो इस ये वाली टेबल कंसर्न करेंगे, जब 0.01 लेवल पे देख रहे हैं तो इस टेबल को कंसर्न करें, ठीक है। तो इस आसानी से आप कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में समझ सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल, एक मोटी सी बात जिस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ एनोवा, जो प्रसरण विश्लेषण है उसी संबंधित मान्यताएं हैं, कि हम किस अवस्था में आप एनोवा को लगाते हैं तब हम कह सकते हैं कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होगी। द यूटिलिटी ऑफ एनोवा इज ग्रेट, नो डाउट, है ना। आप एनोवा लगा रहे हैं तो आपके जो फाइंडिंग्स है वो बहुत एक्यूरेट आने की संभावना होती है, पर कब होती है, जब आप इन एजम्पशंस हैं जितने भी, है ना, उन मान्यताओं का पालन करते हैं। इट इज ऑल्सो वैलिड ओनली व्हेन दीज एजम्पशंस आर मेट, जब आप इन एजम्पशन को पूरा फुलफिल कर रहे हैं। सम मेजर एजम्पशंस आर एज फॉलो, जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप एक दफे समझेंगे, हम लगातार इसकी चर्चा करते आ रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में भी की थी, टी टेस्ट में भी की थी, है, पैरामेट्रिक टेस्ट जब शुरू किए थे तब भी हमने की थी। तो ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, कि जो भी आपके पास, जब आप एनोवा कैलकुलेट करने से पहले ध्यान रखेंगे, आपने जो भी पार्टिसिपेंट्स का सैंपल का सिलेक्शन किया है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण है कैसा होना चाहिए, सामान्य वितरण।
है ना। सामान्य वितरण, क्योंकि सामान्यतः जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, प्रयोगात्मक शोध करते समय प्रयोगकर्ता के पास बहुत सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो वहां पे गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप जब आप सिग्निफिकेंट लेवल देखें तो 0.01 लेवल पे ही इसको यूज करें, 0.05 लेवल को यूज ना करें। दूसरी बात, होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं सैंपल का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे जो अलग अलग समूह ले रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या ली है, उस जनसंख्या में होमोजेनिटी है ना, आप उसको तरीके से प्रॉपरली आप उसको डिवाइड करके, आप जब आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट करते समय भी एक प्रॉपर रेशो को ध्यान में रखते हुए चुनेंगे। तो होमोजेनिटी का, समानता का बहुत ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, इक्वल वेरिएंस। जो अलग अलग समूह आपने चुने हैं, उन समूहों का जो प्रसरण है लगभग समान होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरी चौथी बात ध्यान रखेंगे आप, जो भी आप सैंपल ले रहे हैं, सैंपल जो होने कैसे होने चाहिए, रैंडमली सिलेक्शन होना चाहिए या छांटिक विधि द्वारा चयनित होने ही चाहिए। परंतु बहुत सारी स्थितियों में शोधकर्ता शुरुआत रैंडम सैंपलिंग से करता है, परंतु एक लेवल पे आकर वहां पर वो फिर पर्पसफुल सैंपलिंग कर लेता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी उसका अपना लेवल जो है, सिग्निफिकेंट लेवल, हाई लेवल पे चेक करना चाहिए। पांचवी बातें होती है एडिटिव इफेक्ट्स। जो अलग अलग समूह होते हैं, उन समूह का जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उन समूहों का जो हम रिजल्ट देखते हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो कैसा होता है, होना चाहिए एडिटिव होना चाहिए, योगात्मक प्रभाव को हम देखते हैं, है ना। इन सभी का आपस में, दो समूह के बीच में और सभी समूहों के अंतर्गत अंतःक्रिया, इंटरेक्शनल इफेक्ट, तो कैसा एडिटिव इफेक्ट होना चाहिए। तो इन पांच जो है, ये पांच बेसिक एजम्पशंस हैं एनोवा के। तो रिसर्च करते समय एक रिसर्चर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसा हो, नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहा हो, होमोजेनिटी पॉपुलेशन में होनी चाहिए। तीसरी बात, इक्वल वेरिएंस होना चाहिए डिफरेंट समूह के बीच में। रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, जो भी सैंपल चुना है वो यादृच्छिक विधि द्वारा चुने गए हों और एडिटिव इफेक्ट्स को ध्यान में रख के काम करेगा। तो उसके जो एनोवा है, उसको वो पूरा पूरा तरीके से यूटिलाइज कर सकता है और कह सकता है कि जो भी उसके पास रिजल्ट आ रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात की एनोवा क्या होता है, और आज हम लोगों ने सिर्फ सिंपल वन वे एनोवा को समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। परंतु इस चीज के लिए आपको इसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप कुछ एग्जांपल्स लेके उसको करेंगे। नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।